हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड प्लस स्पेशल 2025 की जॉब की तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पर जो है डेली करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। क्लास का समय जीके जी इसकी सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो दोपहर को 1 बजे, कला की जो शाम को 4 बजे और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सबको देखने को मिलता है। आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे। जिसने अभी तक शेयर नहीं किया क्लास को अपने दोस्तों का शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा, अटेंशन चेक हो जाएगा। महात्मा गांधी के निम्नलिखित आंदोलनों को प्रारंभ से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, बताइए। महात्मा गांधी के निम्नलिखित आंदोलनों को जो है प्रारंभ से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपका देखिए, महात्मा गांधी का सबसे पहला आंदोलन हुआ था चंपारण बिहार में। ठीक है, 1917 ईस्वी में। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद अहमदाबाद आंदोलन हुआ का 1918 फरवरी में। ठीक है, 1918 फरवरी में हुआ था ये वाला आंदोलन। उसके बाद खेड़ा का आंदोलन भी आपका 1918 में ही हुआ था, लेकिन ये आपका हुआ था साथियों मार्च में। ठीक है, 1918 में हुआ था, ये भी आपका मार्च में था। असहयोग आंदोलन आपका हुआ था साथियों 1920 ईस्वी में। ठीक है, तो महात्मा गांधी का आंदोलन का जो सही प्रारंभ से सही क्रम है चंपारण है, अहमदाबाद है, खेड़ा है और आपका असहयोग आंदोलन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है दूसरा नंबर, प्राचीन भारत में संगम का क्या अर्थ था, बताइए। प्राचीन भारत में संगम क्या था? तो प्राचीन भारत में संगम की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तमिल कवियों का संघ या मंडल था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक, प्राचीन भारत में तमिल कवियों के संघ या मंडल को जो है संगम कहा जाता था। 100 ईस्वी में 250 ईस्वी के मध्य, ठीक है, 100 ईस्वी से लेकर 250 ईस्वी के मध्य जो है दक्षिण भारत में 3 संगम आयोजित किए गए। संगम सम्मेलनों को जो है पांड्य राजाओं ने सर्वाधिक संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है तीसरा नंबर पर दिया गया है, साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था, बताइए। साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था? तो साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम अगर देखा जाएगा साथियों, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सत्याग्रह आश्रम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 25 मार्च 1915 को जो अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, 2 वर्ष बाद वर्ष 1917 में इसे जो है साबरमती नदी के किनारे पुनः स्थापित किया गया और इसका नाम जो है साबरमती आश्रम कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है चौथा नंबर प्रश्न, पूछा गया 1906 से 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में थी। कैसी? अलगाववादी की, चरमपंथी की, राष्ट्रवादी की, या राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष की, किसकी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला जो दिया गया है, आपको नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष की थी। ठीक है, वर्ष 1906 से 1920 के मध्य जो मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर जो स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय उनकी छवि जो राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है पांचवा नंबर प्रश्न, ध्यान से देख के बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली, निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है? ठीक है, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत समाज, इक्वलिटी इक्वालिटी जनता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बहिष्कृत समाज। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। भारतीय स्वतंत्रता, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो है मुख नायक, बहिष्कृत भारत, इक्वालिटी जनता, जाति के विनाश, हु आर द शुद्राज जैसी कई पत्रिकाएं एवं पुस्तकें निकाली थी, लेकिन बहिष्कृत समाज जैसी कोई पुस्तक उन्होंने नहीं निकाली थी, पत्रिका नहीं निकाली थी। ठीक है, अगला आपका है छठा नंबर प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी, बताइए। ब्रिटिश सरकार ने जो है किस तिथि को भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 30 जून 1948 को, ऑप्शन नंबर जो
डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने जो है 30 जून 1948 से पहले भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 7वां नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया था, कौन था बताइए। तो वह था आपका साथियों फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने जो है कई हिंदू धार्मिक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया था। ठीक है, उसने जो है एजुद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही नामक से कई हिंदू धार्मिक पुस्तकों का अनुवाद करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 8वां नंबर प्रश्न, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था बताइए। भारतीयों के लिए जो है सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा। कुषाण शासक कनिष्क ने भारतीयों के लिए जो है सिल्क मार्ग को शुरू किया, इससे भारतीय व्यापार को पहुंचे इससे जो भारतीय व्यापार की जो पहुंच है चीन एवं सुदूर पश्चिम तक जो है विस्तृत हो गया, यानी कि फैल गई। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 9, भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है बताइए। भारत में राज्यसभा के लिए जो है 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा में जो है विभिन्न क्षेत्रों से 12 व्यक्तियों का मनोनयन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 10वां नंबर, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां दी गई है किसको बताइए। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसको, राज्यों को, केंद्रों को, या दोनों को, या किसी को नहीं। तो देखिए अवशिष्ट विषय वो होते हैं जो संघ, राज्य अथवा समवर्ती सूची में शामिल नहीं होते। ठीक है, इन अवशिष्ट विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति जो है केंद्र सरकार को प्राप्त होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट होगा। चलिए अगला आपका है 11वां प्रश्न, क्या देगा, किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में को स्थानांतरित किया गया बताइए। किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है शिक्षा का विषय जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है शिक्षा, वन, नाप तौल, वन्य जीव संरक्षण एवं न्याय प्रशासन को जो है राज्य सूची से निकाल कर जो है समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर, बताइएगा राइट आंसर, भारत का संविधान भारत को घोषित करता है क्या बताइए। भारत का संविधान जो भारत को क्या घोषित करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का एक समूह। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर, भारतीय संविधान भारत को जो है राज्यों का समूह घोषित करता है। यहाँ जो पूर्ण संघीय व्यवस्था अथवा पूर्ण एकात्मक व्यवस्था को नहीं अपनाया गया है, अपितु जो है संतुलित संसदीय व्यवस्था को अपनाने हेतु अपनाते हुए राज्यों को जो है स्वायत्तता प्रदान की गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर, बताइएगा राइट आंसर, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है बताइए। जल्दी से उत्तर देंगे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसका सर्वोच्च। संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार जो है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा केवल सर्वोच्च न्यायालय में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर प्रश्न, बताइएगा राइट आंसर को ध्यान से। पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया था कब बताइए। पहला लोकपाल बिल जो है भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया था कब, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 1968 में। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सही को इसका पहला लोकपाल विधेयक 1968 में जो है इंदिरा गांधी के शासन काल में प्रस्तुत किया गया था। ठीक, क्लियर 1968 में। अगला है आपका साथी 15 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर का। ठीक है, ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा। दिया गया आपका संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह है क्या बताइए। संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह क्या कहलाती है, तो वह आपकी जो है विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर, संसदीय व्यवस्था विधायिका एवं कार्यपालिका के संतुलित संबंधों पर आधारित होती है, जबकि संघीय व्यवस्था विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य जो है शक्तियों के विभाजन पर आधारित होती है। ठीक है, अगला आपका है 16 नंबर प्रश्न, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाए। ध्यान से देखिए, भारत की संसद में शून्यकाल होता है कब दे।
भारत के संसद में शून्यकाल कब होता है? तो भारत के संसद में शून्यकाल आपका दोपहर के 12 बजे होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर। संसद में प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे शून्यकाल प्रारंभ होता है। इसमें बिना किसी सूचना के जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला है आपका 17 नंबर प्रश्न, बताइएगा सही अनुवांशिकी में निम्न में से कौन प्रभावी है? बताइए। उत्तर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, अनुवांशिकी में निम्न में से कौन प्रभावी है? तो अनुवांशिकी में आपका प्रभावी होता है साथ ही यहाँ पे आर एच फैक्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर। आर एच फैक्टर अथवा रिसर्च फैक्टर एक अनुवांशिक प्रोटीन है जो लाल रक्त कण की सतह पर होता है और अनुवांशिकी में प्रभावी तत्व होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 18 नंबर, बताइएगा आंसर का। मनुष्य के फेफड़ों में कितने भाग यानी कि खंड पाए जाते हैं? बताइए, मनुष्य के फेफड़े में कितने खंड या भाग पाए जाते हैं? तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 5। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। ठीक है, मानव के फेफड़े में कुल आपके 5 खंड होते हैं। 3 खंड दाएं फेफड़े में तथा 2 खंड आपके बाएं फेफड़े में होते हैं। ठीक, क्लियर है? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 19 नंबर, ध्यान से देख के बताइएगा आंसर। पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है कौन है? बताइए, पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तोता। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, पक्षियों में तोते का जो जबड़ा है या चोंच अलग प्रकार का होता है। तोता अपनी ऊपरी जबड़ा भी हिला सकता है। इस प्रकार की विशेषता जो है विशेष प्रकार से जोड़ या संधि के कारण होता है, जिससे केनियोफेशियल हिज कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 20 नंबर, बताइएगा राइट आंसर को ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा। सही उत्तर, निम्न में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है? बताइए, निम्न में से कौन जो है शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एंटीबॉडीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक, क्लियर सभी को? हाँ या ना? एंटीबॉडी शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है। ठीक, क्लियर है? किसी भी बाहरी संक्रमण के शरीर में प्रवेश करने पर शरीर उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 21 नंबर, बताएंगे राइट आंसर का। ध्यान से देखिएगा, निम्न में से किसके द्वारा जो है स्वाइन फ्लू होता है? बताइए, निम्न में से किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है? तो आपका राइट आंसर होगा विषाणुओं के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, स्वाइन फ्लू यानी कि HINI विषाणु से होता है। ठीक है, इसे कॉग फ्लू, वीग फ्लू भी कहा जाता है। ठीक, अगला आपका 22 है। प्रोटीन का मुख्य तत्व है क्या? प्रोटीन का मुख्य तत्व क्या होता है? तो प्रोटीन का मुख्य तत्व आपका नाइट्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सुको। प्रोटीन मूलतः जो है न्यूक्लिक अम्ल से निर्मित होता है और न्यूक्लिक अम्ल में मुख्यतः जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है। इसके अतिरिक्त जो है कार्बन, हाइड्रोजन आदि की भी कुछ मात्रा होती है इसमें। ठीक है, अगला आपका 23 नंबर, निम्न में से किसके द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है? बताइए, किसके द्वारा जो है पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर। पेट्रोल जनित आग को पानी से नहीं बुझाया जा सकता, क्योंकि पेट्रोल पानी से हल्का होता है। ठीक है, और पानी के ऊपर तैरने लगता है। इस प्रकार को इस प्रकार की आग को कार्बन डाइऑक्साइड से बुझाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आसपास की ऑक्सीजन को जो है समाप्त कर देता है। ठीक है, चलिए, फल पकाने का हार्मोन है क्या? बताइए, फल पकाने का हार्मोन क्या होता है? तो आपका राइट आंसर है इथाइलिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक, फल पकाने के लिए इथाइलिन हार्मोन का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त एसिटिलीन गैस का भी उपयोग फल पकाने के लिए जो है किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 25 नंबर, आखिरी क्वेश्चन, सूरजमुखी पौधे के बीज में होता है क्या? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे साथियों तेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक, सूरजमुखी की बीज में मुख्यतः जो है अस, आ, अंशतृप्त वसा होती है, जो हमें तेल के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो साथी अच्छी लगी है, पसंद आई है। तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। क्लास अच्छी है, क्लास को लाइक करके चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करके और हमें जो है कमेंट में अपना फीडबैक दे के जाइएगा क्लास के बारे में। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। ये बात आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।